बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने चैनल पर आपको ट्यून इन होने पर खुशामदीद कहता हूं। और मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आपके लिए मुफीद मालूमात इकट्ठी करके और नेशनल इश्यूज़ पर या इंटरनेशनल इश्यूज़ पर वीडियो बनाता रहूं ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो, आगाही हो। और ये दोबारा मैं एक बात रिपीट करता हूँ कि मैं ये जो वीडियो बनाने का काम करता हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए करता हूँ। मेरी दिलचस्पी पाकिस्तान है, ना मेरा फ़ौज से ताल्लुक़ है, ना मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है। मेरा अगर ताल्लुक़ है तो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। जिस धरती की वजह से हमारी इज़्ज़त है, जिस धरती की वजह से हम इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वैसे इज़्ज़त की ज़िंदगी तो गुजार नहीं रहे, हाल तो कोई अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो पाकिस्तान की वजह से है। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो ये है कि आपने सुना होगा कि पिछले दिनों IMF का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ था। वो 14-15 आदमियों का डेलीगेशन था, कुछ बीच में ख़वातीन भी थी। और वो पाकिस्तान को 9th रिव्यू लोन की किस्त जो है वो देने से पहले कुछ शराइत मनवानी थी, कुछ मामला तय करने थे, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू और लंबी बातचीत थी जो 31 जनवरी को आए और 9 फरवरी तक वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू चलती रही। ठीक है, लेकिन जो वो बातें होती थी वो सारी उसी दिन या उसी रोज़ मीडिया पे या ख़बरों में या हमें बताई नहीं जाती थी, कौम को बताया नहीं जाता था। ये एक बड़ी हैरत की बात है। अब जब वो चले गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बातें खुलनी शुरू हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता बातें जो हैं वो हमारे तक पहुंच रही हैं, हमें ख़बरें मिल रही हैं, और ऐसी शर्मनाक ख़बरें मिल रही हैं कि मैंने आज के प्रोग्राम का जो उन्वान रखा है वो ये रखा है, देखता जा शर्माता जा। यानी आप हैरान होंगे बातें सुनकर कि IMF के वफ्द के सामने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके पास थे हमारे मुल्क की इकॉनमी के, वो इतने एक्यूरेट थे, इतने ज़बरदस्त थे कि हमारे वफ्द, हमारा जो डेलीगेशन था, हमारे जो गुफ्तगू में या मुज़ाकरात में शामिल जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, जो हमारे सियासी हुकूमत के नुमाइंदे थे, उनके मुंह में ज़ुबान तक नहीं थी उनके सामने किसी भी बात का जवाब देने के लिए। उनके किए हुए एतराज़ात इतने ज़बरदस्त थे, इतने एक्यूरेट थे, इतने मजबूत थे कि इनके आंखें जो हैं वो शर्म के मारे झुकी हुई थी। अब मैं वो आपके सामने कुछ फिगर्स रखता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं शॉर्टली बात करूँगा, जल्दी जल्दी सारी बातें करूँगा क्योंकि लंबी बात लोग सुनते नहीं हैं। प्रोग्राम का वो टाइम देखे, ड्यूरेशन अगर लंबी हो तो लोग स्किप कर देते हैं, वीडियो सुनते नहीं, लेकिन बहरहाल शॉर्ट हो तो देख लेते हैं। तो ये देखते जाइएगा। IMF वालों ने जो एतराज़ात उठाए हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी तो डिस्कस करना छोटी सी वीडियो में मुमकिन नहीं है। उन्होंने 4 हमारे इदारों को ज़िम्मेदार ठहराया है पाकिस्तान की मुआशी कश्ती डुबोने में। ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF वाले हमारे वफ्द को ये बात हमारी हुकूमत को बता के गए हैं। आपके 4 इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मुआशी कश्ती को डुबोया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक इदारा है फ़ौज की ब्यूरोक्रेसी। मेरी इस बात से आप हरगिज़ ये ना समझिएगा कि मैं फ़ौज को मिलाइन करना चाहता हूँ या फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई मुहिम जोई करना चाहता हूँ, कतई ऐसी बात नहीं है। फ़ौज से मुझे पूरी हमदर्दी है, इसलिए कि ये सारे इदारे हमारे मुल्क के इदारे हैं। अगर कहीं कोई गलत बात होगी तो वो पॉइंट आउट करना हमारा हक है, और कौम के सामने सच लाना वो भी हमारा हक है, और उस खराबी को दूर भी हमने करना है।
हमारी एज ए सीनियर सिटीज़न एक ज़िम्मेदारी बनती है, खा वो ब्यूरोक्रेसी हो, सियासी हुकूमत हो, फ़ौज की ब्यूरोक्रेसी हो। फ़ौज की ब्यूरोक्रेसी अलग है और फ़ौज की वो जो काम करने वाले लोग हैं वो अलग हैं, सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरी इस वीडियो को ये मत समझिएगा कि मैं कोई मुहिम जोई कर रहा हूँ, फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई मेरा काम है, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद फिर चौथा इदारा उन्होंने कहा कि आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है। 4 इदारे हो गए, एक फ़ौज, एक सियासी हुकूमतें, तीसरा सुपीरियर जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और चौथा ब्यूरोक्रेसी या सिविल इदारे। मैं जल्दी जल्दी ये सारी बातें शुरू करता हूँ और ज़्यादा रोल इसमें सियासी हुकूमतों का है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, फ़ौज को आखिर में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे सियासी हुकूमतें। सियासी हुकूमतों में पिछले कई अदवार से मामला ये रहा है कि हमारे मुल्क के कोई हालात ऐसे रहे हैं कि जो अवामी मैंडेट आता रहा है, जो यानी वोट के साथ जो हुकूमतें आती रही हैं, वो एक मैंडेट स्प्लिट आता रहा है, यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कोई पार्टी नहीं लेती रही कि वो खुद से कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में चारों सूबों में अपनी हुकूमतें बनाए और मुकम्मल सब जगह हुकूमत हो। ऐसा नहीं होता रहा। यानी अगर सेंटर में नून लीग की हुकूमत है तो कई सालों से सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में कोई मिक्स हुकूमत रही है, KPK में कोई वो मौलाना फजल रहमान की हुकूमत रही है, और पंजाब में नून लीग की हुकूमत रही है। इस तरह स्प्लिट मैंडेट। अच्छा, स्प्लिट मैंडेट में एक ख़तरा ये है, ये IMF सारी बात करके गए हैं हमारे लोगों के साथ, ये बातें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं, हम भी किसी हद तक जानते हैं, लेकिन जो IMF ने हमारे लोगों को शीशा दिखाया है, जिसकी वजह से इनके हलक की आवाज़ बंद हो गई थी, हमारे इदारों की, हमारे लोगों की, हमारे वफ्द की गले की आवाज़ बंद हो गई थी, जवाब नहीं दे सकते थे, नज़रें नीची थी, सर उनके शर्म से झुके हुए थे उनकी बातों के आगे। वो बातें थी ही इतनी मजबूत, इतनी जानदार थी। अब बात यह है, ये स्प्लिट मैंडेट की मैं बात कर रहा था। स्प्लिट मैंडेट में ये होता है कि फिर आपको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। भाई एक पार्टी MQM को मिला लिया साथ, पीपल्स पार्टी को मिला लिया साथ, फजल रहमान को मिला लिया साथ। अब जब वो पार्टियां साथ मिल के हुकूमत बनाती हैं तो वो अपना हिस्सा मांगती हैं, वो सियासी रिश्वत मांगती हैं। वो सियासी रिश्वत उनको देने की शक्ल में फिर उनको वजारतें और फिर उनको माली मफादात बड़े इन्वॉल्व होते हैं। और फिर इस तरीके से जैसे आजकल 14 पार्टियों की हुकूमत है इस आज के दौर में, यानी जिसके पास 2 सीटें भी हैं वो भी वजारत मांग रहा है। और सोचें आप, इतना गरीब मुल्क है, मकरूज मुल्क है, और उसके जो वफाकी वज़रा हैं उनकी तादाद 85 है, जिसमें वज़ीर भी हैं, मुशीर भी हैं और बहुत सारे हैं। और उनके पास एक जवाब है कि जी ये भी है, वो भी है, वो भी है। फजूल किस्म के जवाब वो दे रहे हैं, जवाब पेश कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। यानी आप अंदाज़ा करें कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जैसी तरक्की याफ्ता और मजबूत इकानमी के मुल्क के वज़ीर जो हैं वो 14 वज़ीर हैं। उनके पास जो गाड़ियों की तादाद है वो कोई 15 या 16 गाड़ियों की तादाद है। हुकूमत के पास, उनके प्राइम मिनिस्टर के पास 2 गाड़ियां हैं, सिर्फ 2 भी मैं फराख दिली से कह रहा हूं, मुझे पता चला है 1 या 2 गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम के पास। क्यों? वो मुल्क से हमदर्दी करते हैं, मुल्क के पैसे का ध्यान नहीं करते, अवाम के बजट को सही जगह पे खर्च करते हैं। अच्छा, ज़रा आगे आप चलते जाएं। IMF के वक्त ने इनको बताया कि आप जो काम कर रहे हैं, आपके पास तो, आपकी वफाकी हुकूमत के पास तो सैकड़ों गाड़ियां हैं, और वो गाड़ियां ऐसी नहीं हैं कि टोयोटा करोला या कोई सुजुकी गाड़ियां,
वो गाड़ियाँ BMW हैं, वो गाड़ियाँ मर्सिडीज मेबैक हैं, वो गाड़ियाँ टोयोटा क्राउन हैं, वो गाड़ियाँ लैंड क्रूजरें हैं, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ जिनकी तादाद सैकड़ों में है। और वो पेट्रोल भी इतना खाती हैं कि उनके अखराजात, उनके मेंटेनेंस के अखराजात इतने ज़्यादा हैं जैसे किसी बादशाह की जो शहनशाहियत में अखराजात होते हैं। ये IMF का वफ्द इनको बता के गया है कि आप कासा गदाई लेके हर जगह जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, कभी आप दुबई चले जाते हैं, कभी आप चीन के पास चले जाते हैं, कभी आप अमेरिका के पास चले जाते हैं, वो मांगने के लिए, रिश्वत मांगने के लिए, कर्जा मांगने के लिए, सॉरी, कर्जा मांगने के लिए। तो आपके अखराजात तो इतने ज़्यादा हैं, तो फिर आप अपने अखराजात अपनी हदूद और क़यूद में क्यों नहीं रखते? अब इनके पास कोई जवाब नहीं, इनका कोई जवाब नहीं, इनके गले की आवाज़ जो थी वो बंद हो गई। अब आप अंदाज़ा करें, इन्होंने कहा कि हमारे पास अदाद व शुमार जो हैं वो दुनिया के बाकी ममालिक के भी हैं, वहाँ ये गदर अजीम बर्पा नहीं हुआ जो गदर अजीम जो आपने बर्पा किया। अच्छा, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती कि आपके मुल्क में 60 के से ज़्यादा गोल्फ कोर्सेज बने हुए हैं, यानी वो गोल्फ कोर्सेज जो बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी के लोग और बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो जाके शाम को वहाँ पे गोल्फ खेलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और फिर वो जोड़ तोड़ सियासी वहाँ होता है, दोस्तियाँ बनती हैं, उसके बाद डिनर भी होता है, बड़ा कुछ होता है। वो सियासी गोल्फ कोर्स की एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। अब उन 60 का जिक्र करना मेरे लिए छोटी वीडियो में मुमकिन नहीं है। इस्लामाबाद क्लब का जो गोल्फ कोर्स है, इस्लामाबाद क्लब का जो क्या कहते हैं एरिया है, वो 253 एकड़ अराजी है इस्लामाबाद क्लब की, और उसका किराया जो है वो है 27,000 रुपये। आप अंदाज़ा करें कि ये इस्लामाबाद क्लब की जो ज़मीन है ये कोई ब्यूरोक्रेट्स की ज़ाती मलकियत है, ये कौम का एसेट है, कौम का असासा है, ये पाकिस्तानी कौम की मलकियत है। लेकिन इस्तेमाल कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियंस या सुपीरियर जुडिशरी के लोग, यानी खौफ खुदा नाम की चीज़ ही कोई नहीं। इसी तरह 60 गोल्फ कोर्स हैं मुख्तलिफ। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के रेस्ट हाउसेज, उनके तज़ीन व आराइश के सालाना अखराजात, उनके ऊपर एयर कंडीशनर, और उनके ऊपर जनाब कर्टन और कालीन और कीमती फर्नीचर, बेशुमार किस्म की चीज़ें लगी हुई हैं वहाँ पर, जो तज़ीन व आराइश करते हैं, जो उमरा की तरह वो ज़िंदगी वहाँ गुजारते हैं। ये एक गरीब मुल्क जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, उसका लोड अल्टीमेटली जो है अवाम पर पड़ता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सारी बातें IMF ने इनके सामने रखी हैं। उसके बाद फिर IMF ने ये इनको कहा कि आप खौफ खुदा करें कि आपके वज़ीर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बनने के 2 महीने के अंदर अंदर 5 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च कर दी। वो क्या करते रहे? 5 अरब रुपया कहाँ खर्च कर दिया? वो कौम का पैसा था, खर्च कर दिया। लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है, कोई मुल्क से हमदर्दी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान नहीं, एक लूटिस्तान है। इसको लूटा जा रहा है, इसको ब्यूरोक्रेसी भी लूट रही है, इसको सुपीरियर जुडिशरी भी लूट रही है, इसको सिविल इदारे भी लूट रहे हैं, इसको फौज की आला ब्यूरोक्रेसी, वो फौजी जवान नहीं जो सियाचिन में जाके जिनको फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है और वो टुंडे हो जाते हैं, उनका हाथ काट दिया जाता है, उनकी टांगें या पैर काट दिए जाते हैं। असल कुर्बानियाँ वो देते हैं जो सीने पे गोली खाते हैं इस मादरे वतन के लिए, जिनके बच्चे यतीम हो जाते हैं। वो है हमारी असल फौज जो जंग करते हैं, जो एयर कंडीशन मैसों में बैठे हुए हैं।
वो तो मज़े लेने के लिए है ना, वो मज़े वो ले रहे हैं और कुर्बानियाँ कोई और दे रहे हैं। चले थोड़ी सी बात करते हैं, लंबी बात नहीं करते। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब ये स्प्लिट गवर्नमेंट पे मैं बात कर रहा था, स्प्लिट गवर्नमेंट बनती है तो जो नेशनल असेंबली के मेंबरान होते हैं उनको फिर हुकूमत जो है अपने साथ जोड़ने के लिए 50-50 करोड़ रुपया फी मेंबर कौमी असेंबली जो है वो सियासी रिश्वत के तौर पर डेवलपमेंट के फंड जारी करती है। भाई वो डेवलपमेंट का काम तो उनका कौमी असेंबली के मेंबरान का काम नहीं है। डेवलपमेंट का काम तो उनके इदारों का काम है। जो इदारे जो हैं वो सिविल वर्क्स के इदारे हैं या जो बल्दियात के इदारे हैं, मसलन पाइप लाइनें बिछानी हैं, सीवरेज बिछानी है, नालियाँ बनानी है, वाटर सप्लाई करनी है, शहरों में देनी है, ये तो उनका काम है, बल्दियात का काम है। ये एमएनएस का क्या काम? एमएनएस का काम तो लेजिस्लेशन है, लॉ बनाना है। लेकिन वो 50-50 करोड़ रुपया उनकी सवाबदीद पे उनको सियासी रिश्वत दी जाती है। ये भी अवाम का पैसा है जो लूटा जा रहा है। ये आईएमएफ के वक्त ने इस तरह की बेशुमार चीज़ें खोल के उनके सामने रख दी और उनको शीशा दिखा दिया कि आप ये काम कर रहे हैं। एक फ़कीर कौम है जो जिसका बच्चा बच्चा मकरूज है, वो कर क्या रहे हैं। अब मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, मेरे पास वक्त नहीं है मैं आपको बताऊं इस छोटी सी वीडियो में। अब हमारे जज साहिबान, माजरत के साथ मैं किसी जज साहिबान का तज़ीक करना मकसूद नहीं है, ना मैं अदलिया के ऊपर कीचड़ उछालना चाहता हूं, किसी का नाम नहीं लूँगा। एज ए इंस्टीट्यूशन असूल की बात करता हूं। सुपीरियर जुडिशरी क्या करती है? वो जो सियासी हुकूमत आती है या जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है उनके कहने पे वो केस डिसाइड करते हैं। यानी वो तो आज़ाद तो है ही नहीं, हमारी सुपीरियर जुडिशरी आज़ाद नहीं है। वो सुपीरियर जुडिशरी जो है इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे सारे फैसले करती है। सो मच सो के केसों की फिक्सेशन भी जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे होती है और हुक्म जारी हो जाता है, इस केस का फैसला ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। खैर ये एक अलग बात है। अब उन जजेस की तनख्वाहें और उन जजेस की जो रिटायरमेंट पर जो पेंशन मिलती है वो लास्ट ड्रॉन सैलरी के बराबर पेंशन मिलती है। भाई ये क्या मजाक है? ये कौम के ऊपर इतना बड़ा बोझ है। लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब है कि अगर एक जज साहब ने, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने 13 लाख या 12 लाख सैलरी आखिरी ली है तो आखिरी सैलरी के बराबर ही उनको जिंदगी भर वो मिलती रहेगी, पेंशन मिलती रहेगी। भाई ये क्या कानून का खजाना आपके हाथ आ गया। और इसके अलावा वो जो गाड़ी है वो भी बुक वैल्यू पे उनको मिल जाएगी। फिर उसके अलावा गाड़ियों का पेट्रोल भी उनको मिलता है और उनके अलावा रेस्ट हाउसेस में क़याम और तज़ीन और आराइश और बंगले और बंगलों में इस्तेमाल होने वाले किचन का सामान, क्रॉकरी, कटलरी, बेशुमार कर्टन तक उनको मिलते हैं। अब मैं क्या गिनूं और क्या ना गिनूं, मुझे तो खुद शर्म आ रही है कि मैं अपने मुल्क के इन इदारों के बारे में बात कर रहा हूं और ये लोग सोचते होंगे कि शायद मिर्ज़ा सदाकत ने ये ठेका ले लिया है कि इदारों के ऊपर कीचड़ उछालना। मैं इदारों के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल रहा, मैं एक प्रिंसिपल की बात करता हूं। भाई आप गरीब मुल्क हैं, अपने हदूद व कयूद में रहें। अब कहने को आप मुसलमान हैं, कहने को आप मुसलमान हैं और कहने को आप उस नबी की उम्मत हैं कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बीमार हो गए, जो बेहतरीन सिपा सालार थे हमारे नबी करीम, बेहतरीन। उस ज़माने में कोई स्टाफ कॉलेज नहीं था, उस ज़माने में कोई काकूल एकेडमी नहीं थी, उस ज़माने में कोई नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं थी। हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें लड़ी, खुद जंगें लड़ी, नबी होते हुए खुद जंगें लड़ी और बेहतरीन हुकूमत की। रियासत मदीना उन्होंने कायम की। ये रियासत मदीना नहीं, ये झूठे इमरान खान ने जो कायम की कि नारा लगाया रियासत मदीना का और 2 अरब रुपए की वो
मोहम्मद बिन सलमान ने दी हुई घड़ी जो है वो लेके और फरागोगी के ज़रिए वो दुबई में भेज दी। मैं किसी पार्टी की फेवर या मुखालफत में बात नहीं करता, मैं इनके किरदार की बात करता हूँ। और रियासत मदीना का वो उस्मान बुज़दार जो है वो वज़ीर आला पंजाब एक SHO की ट्रांसफ़र पे 1 करोड़ रुपया रिश्वत लेता था और बेशुमार ट्रांसफ़र की पैसा खाता रहा। इमरान ने कहा मैंने उसको नहीं बदलना। अब इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सारी बातें बयान करूं। मैं चंद एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। IMF के वफ्द ने इनके सामने ये इनका कच्चा चटा सारा खोल के रख दिया। यहाँ पर मैं एक शेर पढ़ूंगा डॉक्टर अल्लामा इकबाल का। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। अब बात यह है जो लीडर होते हैं, जो कौम के सिपा सलार होते हैं, जो कौम के चीफ जस्टिस होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो एक मॉडल होते हैं, वो एक मिसाल होते हैं। उन्होंने किसी हदूद और कयूद के अंदर रहना होता है, अपने मीन्स के अंदर रहना होता है। अवाम का गला काटते जाओ, टैक्सों पे टैक्स लगाते जाओ और अपनी अयाशियाँ और अपनी जो है वो पूरा आसाइश ज़िंदगी उसमें कट डाउन नहीं करना। अवाम को दबाना है। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, आटा महंगा, चावल महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी। भाई अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाओ ना। आप सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस वक्त 2 अरब डॉलर से भी कम है। बांग्लादेश के इस वक्त फॉरेन रिजर्व 145 अरब डॉलर है और भारत के फॉरेन रिजर्व इस वक्त 545 अरब डॉलर है। आप क्या मुकाबला करते हैं? दुनिया में जहाँ भी जाएं वहाँ पर आपको वो बांग्लादेश की बनी हुई शर्टें मिलेंगी, आपको इंडोनेशिया की बनी हुई शर्टें मिलेंगी आपको। वो उनके पास क्या जादूगरी है? फ़र्क है, हम में और उनमें फ़र्क है। हम अपनी मुल्क से हमदर्दी नहीं करते, अपनी ज़ात का सोचते हैं। वो कौमें, वो मुल्क का पहले सोचते हैं, अपनी ज़ात को पीछे रखते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है। अब मैं आपको बताऊं कि जब जंग बदर का ज़माना आया, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं मिसाल देता हूं क्योंकि हमारे तो मॉडल वही हैं। तो सब सहाबा किराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने सामान लाओ, जंग के लिए हमें कुछ हथियार चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, तो जो कोई आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो भी कुछ ले आए घर से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा कि अबू बकर क्या घर में क्या छोड़ के आए हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह, जो मेरे घर में मौजूद था मैं सब का सब ले आया हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। आपका अल्लाह का नाम और आपका नाम मेरे घर में रह गया है, मेरा घर खाली हो गया। मैं अल्लाह के नाम पे सब कुछ जो कुछ था समेट के ले आया हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि क्या बात है, कमाल कर दिया अबू बकर सिद्दीक, वाकई तुम सच्चे हो। बात ये है, ये जो सालार होते हैं ये पुरताइश ज़िंदगी नहीं गुजारते। यानी इस कदर बड़ी गाड़ियाँ आर्मी ब्यूरोक्रेसी के ज़ेर इस्तेमाल में हैं, जिनके पेट्रोल का खर्च मैं आपको बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एतराज़ात भी इन्होंने IMF के वफ्द ने बताए हैं। और रावलपिंडी माल रोड से लेके तो अपना मोटरवे तक जाएं तो सारी जगह पे बड़े बड़े कई कनाल के बंगले जो हैं, रेस्ट हाउस आपको नज़र आएंगे, जहां पर तिक्के कबाब शाम को चल रहे होते हैं। और आर्मी की मैसों में अब तिक्के कबाब और चिकन टिक्का और लेग पीस और कढ़ाई गोश्त जो बन रहे हैं, ये तो आर्मी का काम नहीं है। आर्मी का काम तो महाजों पे लड़ना है। आप में से जो पुराने लोग होंगे वो ये मेरी बात की तस्दीक करेंगे
कि पहले ज़माने में बरतानिया के दौर में आर्मी जो होती थी वो शहरों में नहीं रहती थी, शहरों से बाहर फौज को रखा जाता था और किसी फौजी को अखबार पढ़ने की इजाज़त नहीं होती थी। बस इतनी बात करूँगा। और अगर हमने अपने तौर तरीके ना बदले, अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म ना की, अपने आप को एक डिसिप्लिन में नहीं रखा, तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। फिर आपको अपना एटमी प्रोग्राम बेचना पड़ेगा और उसके बाद पाकिस्तान का खुदा हाफिज। इसके साथ मैं भी इजाज़त लेता हूँ।